वेलकम मिस, मेरा नाम है ओबितो और मैं दोबारा आ चुका हूँ एक और कमाल के एनिमे को लेकर। और मैं इतने तो कहाँ था, कोई वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, इसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने लीडर से बोलता है कि क्या उसे पता भी है वो क्या कर रहा है। उसने अगर अभी इस चीज से छुटकारा नहीं पाया तो बाद में वो बहुत पछताएगा। तब उस आदमी का लीडर बोलता है कि मुझे माफ करना सामिनारे। हम देखते हैं कि इस आदमी के हाथ में एक बच्चा होता है और ये आदमी बोलता है कि ये एक गलती नहीं है। अब हमें एक कहानी बताई जाती है कि बहुत साल पहले धरती पर डीमंस का राज था। वो लोगों को मारते थे और यहाँ पर इंसानियत को खत्म करते थे। लेकिन तब एक योद्धा आया जिसका नाम था मोमोतारो और उसने उन सबको मार डाला। उस वक्त से ही मोमोतारो और डीमंस के बीच की लड़ाई चालू हो चुकी थी। अब कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में और हम एक शॉप को देखते हैं जिसके अंदर एक लड़का बैठा होता है और उसका नाम है शिकी इचिनोजे। शिकी यहाँ किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि उसे दोबारा से निकाल दिया गया है और उसका रीजन है क्योंकि उसने किसी से लड़ाई करी है। ये बताकर शिकी अपना फोन बेड पर फेंक देता है और वो सोचने लगता है कि अब आखिर वो करे क्या। और तभी एक आदमी आकर उसके सर पर एक घूंसा मारता है। इस आदमी का नाम है शुक्योशी इचिनोजे और ये शायद शिकी का फादर है। अब वो बोलता है कि तुम्हें दोबारा से एक्सपेल कर दिया गया। तभी शिकी उन्हें चुप रहने के लिए बोलता है। वैसे भी मेरे एक्सपेल होने से आखिर किसको फर्क पड़ने वाला है। ये सुनकर शुक्योशी गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुमने अभी मुझे चुप रहने के लिए कहा, तुमने अपने बाप को चुप रहने के लिए कहा। उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और शिकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। शिकी उनसे बचता है और चुपचाप से बेड पर बैठ जाता है। अब उसका फादर उससे बोलता है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे कमरे में इतने सारे वेपन्स कर क्या रहे हैं। और वैसे भी हम तो बस एक लिकर शॉप चलाते हैं, कोई वेपन शॉप नहीं। यहाँ पर शिकी दोबारा बोलता है कि तुम चुप रहो बुड्ढे। शिकी यहाँ बोलता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि आपकी दुकान पर कस्टमर बहुत कम आते हैं। ये सुन शिकी का फादर शियोशी बोलता है तुम चुप रहो, तुम्हें बड़े लोगों की बातों से दूर रहना चाहिए, तुम अभी बस एक बच्चे हो। शिकी बोलता है तुम चुप रहो, तुम अपने आप को एक बड़े लोग कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तब उसका फादर उससे बोलता है कि पहले तुम खुद को देखो, पहले तो तुम एक्सपेल हो गए और अब बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो। शिकी थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है मैं कभी भी आपके जैसा नहीं बनूंगा और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ उसका फादर बोलता है कि तुम्हें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। तभी फोन रिंग करने लगता है और उसका फादर यहाँ से चला जाता है। शिकी अब थोड़ा रिग्रेट करने लगता है जो उसने भी बोला। अब उसका फादर कॉल उठाता है और उसे एक ऑर्डर मिलता है। यहाँ शिकी मेरी तरह ही अपने घर पे बैठकर सोचा होता है कि काश उसे कोई पैसे वाला बंदा अडॉप्ट कर लेता। अब वो गन को उठाकर प्रैक्टिस करने लगता है कि तभी उसे एक धमाके की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है तो उसे बस धुआं धुआं ही दिखाई देता है हर तरफ। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज शिकी का पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेती है और जमीन पर गिरा देती है। शिकी जमीन पर पड़ा होता है और तभी उसके सामने एक अजीब सा आदमी आता है और वो बोलता है तो तुम ही हो शिकी इचिनोजे। लेकिन तभी एक गाड़ी उस आदमी को टक्कर मार देती है और हम देखते हैं कि ये गाड़ी शिकी का फादर शिक्योशी चला रहा होता है। अब वो शिकी को गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है और अगले सीन में ये लोग गाड़ी चलाकर काफी दूर आ चुके होते हैं। शिक्योशी बोलता है कि अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है, इस देश को छोड़कर जाने का। शिकी अनजान जिसे कुछ नहीं पता वो बोलता है आखिर आप ये क्या कह रहे हो, क्या आपने किसी से लोन लिया है और आखिर आप कैसे एक इंसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा सकते हो। तब शिक्योशी बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि उस टक्कर से उसे कुछ हुआ भी होगा। शिकी परेशान होता है जिसे देखकर शिक्योशी काफी सीरियस होकर बोलता है अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस बात को बस एक ही बार बोलूंगा। अब वो शिकी को बताता है कि असल में तुम एक डीमन के वंश से हो और वो आदमी जिसे मैंने अभी अभी टक्कर मारी वो मोमोतारो के वंश से है। शिकी बोलता है कि ये मजाक का टाइम नहीं है और तभी वही आदमी इनकी गाड़ी पर दोबारा अटैक कर देता है। अब इनकी गाड़ी पर कुछ ब्लैक ब्लैक सी परत आ जाती है, कोई टेंटिकल या कुछ भी कह लो, जिस वजह से शिक्योशी कार ड्राइव नहीं कर पाता और वो ठोक देता है। शिक्योशी शिकी दोनों बाहर निकल जाते हैं। शिक्योशी शिकी को अपने साथ भागने के लिए कहता है। तभी उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। शिक्योशी का ध्यान उस पर जाता ही है कि तभी वो पाता है कि शिकी यहाँ से गायब हो चुका है और वो जो अजीब सी काली चीज है वो उसे एक वेयर हाउस के अंदर जाते हुए दिखती है। अब शियोशी भी उसी वेयर हाउस के अंदर चले जाता है और वो पाता है कि उसका बेटा शिकी को उस आदमी ने बांध रखा है। यहाँ उसी आदमी को देखते हैं और वो बोलता है बच्चे तुम्हारे अंदर एक डीमन का ब्लड है तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई काम नहीं है और तुम जैसे लोगों को ही खत्म करना हमारा काम है। इस आदमी का नाम होता है सामिनारे। शिकी काफी हैरानी से बोलता है आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तभी यहाँ उसका फादर आ जाता है और आते ही वो बोलता है कि डीमंस और मोमोतारो के बीच में लड़ाई काफी सदियों से चलती आ रही है और जब मोमोतारो के सारे डिसेंडेंट एक साथ आए तो उसे मोमोतारो एजेंसी कहा जाता है और इन लोगों के डर की वजह से ही डीमंस ने ह्यूमंस के बीच में छुपना चालू कर दिया। ये सुनते ही सामिनारे यहाँ पर अपने उस अजीब सी चीज से वेपन बना लेता है और शिक्योशी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि शिक्योशी भी उसी की तरह एक वेपन को क्रिएट कर लेता है और दोनों एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। अब हमें पता चलता है कि जो चीज ये लोग वेपन के तौर पर यूज कर रहे हैं इसे कहते हैं ब्लैक मिस और ये वेपन सिर्फ मोमोतारो के वंश के लोगों के पास ही होती है। अब यहाँ सामिनारे बोलता है
सीनियर, हमारी एज काफी ज्यादा हो चुकी है और अब हमें पता चलता है कि शिक्योशी भी मोमोतारो एजेंसी का एक मेंबर हुआ करता था। शिक्योशी का असली नाम है शियोशी मोमोतारो गवारा। मुझे उस नाम से मत बुलाओ। शिकी अब हैरान हो जाता है और समझ आता है कि उसके फादर मोमोतारो क्लैन से हैं। शियोशी दोबारा बोलता है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मेरा नाम है शियोशी इचिनोजे। सामिदारे बोलता है, नाम चेंज करने से आपका वंश चेंज नहीं हो जाएगा। जो भी हो, आप अभी तक ये तो नहीं भूले होंगे कि डीमंस कितने खतरनाक होते हैं, लेकिन फिर भी आपने एक डीमन को बचाया है और इसलिए अब आपको भी खत्म किया जाएगा। तभी शियोशी सामिदारे पर अटैक कर देता है, लेकिन वो इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। दोनों के बीच में काफी अच्छी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। शिकी हर चीज से अनजान, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यह चल क्या रहा है और आखिर ये हो क्यों रहा है। सामिदारे लड़ते लड़ते ही बोलता है, आखिर आप एक डीमन को क्यों बचा रहे हो? वो लोग बस एक राक्षस हैं जो कि ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं। शिकी ये सुनकर सोचता है कि आखिर उसके फादर ने ये बात उसे कभी बताई क्यों नहीं। शियोशी भी काफी तगड़ा अटैक सामिदारे पे करने वाला होता है, लेकिन सामिदारे उसके अटैक को काफी अच्छे से डॉज कर लेता है और मौका देखकर एक तगड़ा अटैक शियोशी पे कर देता है और इस अटैक से शियोशी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। शिकी अपने फादर की ऐसी हालत देखकर काफी परेशान हो जाता है। यहाँ पर सामिदारे शियोशी के पास जाकर बोलता है, आपको क्या लगा था कि क्या आप मुझे हरा सकते हो? तुम दूर जाओ मेरे फादर से। शिकी दूर से चिल्लाता है। सामिदारे उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी शिक्योशी उसका पैर पकड़ लेता है। सामिदारे पूछता है कि आखिर तुम क्यों उसको बचा रहे हो? शिक्योशी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर एक बाप को अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या रीजन चाहिए? मैं उसको अपनी आखिरी सांस तक प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि वो मेरा बेटा है। उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और कुछ भी गलत नहीं करा। तुम चुप रहो। सामिदारे से चुप रहने के लिए बोलता है और अपने वेपन को क्रिएट कर उसे मारने वाला होता है। दूर से देख रहा शिकी काफी परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके फादर को नुकसान क्यों पहुंचाया जा रहा है। उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और अब बस वो एक ही बात सोचा होता है कि वो सामिदारे को खत्म कर देगा। मैं सामिदारे को खत्म कर दूंगा। और ये सोचने से उसकी पावर अवेक हो जाती है और वो धीरे धीरे एक डीमन के अंदर बदलने लगता है। अब सामिदारे देखता है कि शिकी अपनी जगह से गायब है और तभी अचानक से शिकी उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सामिदारे भी उस अटैक को डॉज कर लेता है क्योंकि वो कच्चा खिलाड़ी नहीं है। सामिदारे ऊपर देखता है और पाता है कि शिकी उल्टा लटक रहा है और अब जैसे ही शिकी नीचे आता है, सामिदारे उसको देखकर बोलता है, तो बच्चे आखिर तुम अवेक हो ही गए। सामिदारे बताता है कि जो डीमंस होते हैं वो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शिकी कुछ भी सुनना नहीं चाहता और वो सीधा ही सामिदारे पर अटैक कर देता है और इन दोनों के बीच में एक अच्छी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई काफी अच्छी चली रही होती है कि तभी सामिदारे शिकी का एक हाथ ही उड़ा देता है, लेकिन डीमन होने के कारण शिकी अपने उस हाथ को रीजनरेट कर लेता है। सामिदारे शिकी को बताता है, हम लोग डीमंस को इसीलिए मारते हैं क्योंकि एक टाइम के बाद वो लोग कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तभी यहाँ शिकी अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर काफी सारी गन्स क्रिएट कर लेता है और ये देखकर सामिदारे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सीधा ही फायर कर देता है, लेकिन यह सामिदारे उसकी सारी बुलेट्स को रोकता जा रहा था अपने वेपन से। लेकिन चीजें यहाँ पर खत्म नहीं होती और इसके बाद आता है स्टेज 2। शिकी अब और भी ज्यादा वेपन्स बनाकर सामिदारे पर अटैक करने लगता है। सामिदारे उसके सारे अटैक से बचकर भाग रहा होता है और मौका देखकर शिकी पर अटैक करता है, लेकिन शिकी सीधा उसके मुंह पर ही अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं कि सामिदारे जमीन पर गिरा होता है। शिकी उसके पास आता है, उसके ऊपर अपना पैर रखता है और अपने सारे वेपन्स का पॉइंट उसके ऊपर करता है और हम देखते हैं कि शिकी उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से जगह भी थोड़ी तबाह हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम शिकी को देखते हैं जो कि अपनी आधी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका था और अब वो बोलता है, आखिर अभी अभी मेरे साथ ये क्या हो गया? सामिदारे जिंदा खड़ा होता है बगल में, लेकिन काफी ज्यादा डैमेज होता है और वो मन में बोलता है कि पहली बार फॉर्म में बदलने की वजह से मेमोरी लॉस हो चुका है और अब ये खुद ही कंफ्यूज है। वो जल्दी से अपना एक वेपन बना लेता है। इतना जख्मी होने के बावजूद भी सामिदारे शिकी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और तुम्हारे डर को भी। वो शिकी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी उसके सामने सुयोशी आ जाता है और वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है। सामिदारे बोलता है, तो अभी भी आपको उस बच्चे को ही बचाना है। वेयर हाउस के बाहर हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि ये चीज देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर वेयर हाउस को आखिर ये क्या हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सामिदारे शिकी के सामने से अब गायब हो जाता है। शिकी की गोद में उसके जख्मी फादर लेटे हुए हैं और यहाँ वो एम्बुलेंस बुलाना चाहता है। सुयोशी शिकी से माफी मांगता है कि उसने नहीं बताया कि वो एक डीमन है। मुझे माफ करना बेटा, लेकिन अब तुम्हें और भी स्ट्रांग बनना होगा इस दुनिया के लिए, मोमोतारो से लड़ने के लिए भी और डीमन से लड़ने के लिए भी, खुद को बचाने के लिए। शिकी गुस्से बोलता है,
आप चुप हो जाइए, मुझे यहाँ पर आपसे कोई फाइनल स्पीच नहीं सुननी है। आपको जिंदा रहना होगा मेरे लिए। लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि उसके फादर मर चुके हैं। शिकी काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक आदमी आता है और वो तुरंत ही शिकी को बेहोश कर देता है। इसके बाद हम कुछ अजीब से लोगों को देखते हैं। मुझे तो ये लोग पता नहीं मम्मीज लग रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग आपस में बात करते हैं कि मोमोतारोस अब काफी वीक हो चुके हैं, हमें जल्दी से उस डीमन चाइल्ड यानी शिकी को खत्म करना होगा। और सिर्फ वही क्यों, हमें तो उन सभी डीमन चाइल्ड को खत्म करना होगा, वो भी अवेक होने से पहले। इसके बाद हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है और वो डीमन चाइल्ड्स के बारे में ही बात कर रहा होता है। और वो कॉल में बोलता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर ये डीमन चाइल्ड कितने यूजफुल हैं। तभी सामने से कॉल पर बंदा बोलता है, ध्यान रखना कि उन्हें कुछ ना हो। इसके बाद हम शिकी को देखते हैं जिसे कि एक चेयर पर बांध रखा होता है। अब हमें शिकी के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो प्लेग्राउंड में अकेले ही खेल रहा होता है। तभी यहाँ उसके फादर सुक्योशी आते हैं और बोलते हैं कि बेटा हमें घर चलना चाहिए। शिकी घर जाने के लिए रेडी होता है और काफी खुश हो जाता है, लेकिन तभी वो रियल टाइम में अचानक से आंख खोलता है और उसे याद आता है कि सामीदारे ने उसके फादर को मार दिया है। शिकी खुद को चेयर पर बांधा हुआ पाता है और वो पाता है कि वो एक रूम में है और उसके पीछे वही बंदा है जिसने उसे चेयर पर बांधा है और वो बंदा नॉर्मली एक्सरसाइज कर रहा है। अब वो आदमी शिकी से कहता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं जगाया, क्योंकि मुझे पता है मैं जो बातें तुम्हें बताता वो तुम्हें समझ नहीं आती। मुझे इनएफिशिएंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस बंदे का नाम है नाइटो मुदानो और ये भी शिकी की तरह ही एक डीमन है। वो शिकी को बोलता है कि तुम चिंता बिल्कुल ही मत करो, हमने तुम्हारी फादर की बॉडी को एक सही जगह पर स्टोर कर दिया है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें यहाँ पर 2 रीजंस की वजह से लाया हूँ, पहला तुम्हारे इवोल्यूशन के लिए और दूसरा तुम्हें बचाने के लिए। नाइटो जल्दी से शिकी के सामने एक बोर्ड ले आता है। शिकी नाइटो के स्केट्स को देख हैरान होता है तो नाइटो से बताता है कि ये स्केट्स मैं फास्ट और इफिशिएंटी के लिए पहनता हूँ। अब नाइटो यहाँ पर शिकी को मोमोतारो एजेंसी के बारे में बताने लगता है। अगर मैं तुम्हें मोमोतारो एजेंसी के बारे में बताऊं तो वो असल में मोमोतारो के डिसेंडेंट हैं, यानी कि उसके वंशज यानी उसके क्लैन से हैं। मोमोतारो एजेंसी एक ऐसा क्लैन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डीमंस को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और इसको रोकने के लिए, डीमंस को बचाने के लिए ठीक इसका उल्टा डीमन एजेंसी को बनाया गया है। मैं नाइटो अवेकन डीमंस को ढूंढता हूँ और ढूंढकर उन लोगों को बताता हूँ कि वो लोग डीमन एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए ठीक है या नहीं, और बस यही बात खत्म हो जाती है। अब नाइटो शिकी का मुंह को खोलता है, लेकिन शिकी चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे पूरा खोलो और मैं पहले ही बता देता हूँ, तुम लोगों ने मेरे फादर की बॉडी के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं तुम सबको चांद से मार डालूंगा। शिकी की बात को सुनकर नाइटो बोलता है कि मैं तुम्हारे एक पॉइंट को अभी से काट रहा हूँ। मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया था कि तुम्हारे फादर को एक अच्छी जगह पर स्टोर कर दिया गया है, उन्हें कुछ नहीं होगा उनकी बॉडी को। नाइटो बोलता है कि तुम थोड़े से बेवकूफ हो गया या तुम्हारा दिमाग चलता नहीं है, तुमने अपनी लाइफ के 35 सेकंड बर्बाद कर दिए ये क्वेश्चन पूछकर। मुझे तुम्हारी इस बकवास से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नाइटो को शिकी काफी बेवकूफ नजर आता है और वो बोलता है, एक बार तुम्हारी सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएं, मैं फिर तुम्हारा इवैल्यूएशन शुरू करूंगा। आखिर तुम थोड़े पागल हो क्या इवैल्यूएशन लगा रखे हो, मुझे जल्दी से छोड़ दो। ये सुनकर नाइटो उसका एक और पॉइंट काट लेता है। नाइटो बोलता है कि तुम थोड़े से बेवकूफ हो क्या, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें यहाँ पर इवैल्यूएट किया जा रहा है। शिकी को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। शिकी बोलता है, मैंने आज तक कभी भी इवैल्यूएशन के बारे में सुना ही नहीं है, तो मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और बंदा ये बोलकर गुस्से वाली हंसी दिखाता है। वो आगे बोलता है कि तुम मुझे जल्दी से छोड़ दो क्योंकि मुझे उस आदमी से बदला लेना है जिसने मेरे फादर को चांद से मार डाला। नाइटो बोलता है कि वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इतना डरावना लुक देने की क्या जरूरत है। नाइटो अपनी टाई उतार लेता है उसका एक टेस्ट लेने के लिए। यहाँ पर नाइटो को लगता है कि स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन मेथड काफी ही ज्यादा अनएफिशिएंट है उसके लिए। नाइटो शिकी के पीछे बैठ जाता है और उसकी टाई को उसकी गर्दन पर रखकर बोलता है, अब पता चलेगा तुम काम के हो भी या नहीं। और ऐसा बोलते ही वो टाई को काफी जोर से खींचता है जिस वजह से शिकी का गला घुटने लगता है। शिकी को काफी तकलीफ हो रही होती है। नाइटो बोलता है कि इस चीज से बचने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और अगर नहीं कर सकते तो इसे भुगतो। या नाइटो ने उसे उठा ही लिया था। शिकी कुछ नहीं कर पाता और वो वैसे ही रह जाता है, लेकिन उसके मुंह से कुछ ब्लड जमीन पर गिरता है और उस ब्लड से शिकी अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और वो सीधा ही नाइटो पर अटैक कर देता है। नाइटो थोड़ा दूर हट जाता है, लेकिन तभी उसके बगल में होता है शिकी जो कि अपने डीमन फॉर्म में होता है और उसके हाथ में होती है मशीन गन जो कि उसने अपने ही ब्लड डीमन आर्ट से बनाई है। अब शिकी सीधा फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन यह नाइटो भी अपने ब्लड डीमन आर्ट से बच जाता है और इसीलिए वो शिकी के 100 पॉइंट काट लेता है। नाइटो बोलता है कि
मुझे लगता ही नहीं कि तुम्हें डीमन ब्लड को इस्तेमाल करना भी आता है। लगता है मुझे तुम्हें सिखाना होगा। यहाँ शिकी तो अपने डीमन फॉर्म में होता है, इसलिए नाइतो बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये कुछ याद भी रहने वाला है। शिकी उस पर सीधा अटैक कर देता है और नाइतो बोलता है अगर मैंने यहाँ पर जरा भी लापरवाही बरती तो कुछ भी बुरा हो सकता है, लेकिन मैं जरा भी लापरवाही नहीं करूंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शिकी जमीन से उठता है। वो देखता है कि अगल बगल खून बिखरा हुआ है और उसके हाथ खून में रंगे हुए हैं। या नाइतो बोलता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। यहाँ हम उस कमरे को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ही तबाह होता है और नाइतो शिकी के ऊपर ही बैठा होता है। नाइतो कहता है कि डीमन ब्लड बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है। आखिर तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और आखिर ये अजीब सी चीज क्या है जो तुमने पकड़ रखी है? ये अजीब सी चीज मेरा ब्लड डीमन आर्ट है जिसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। नाइतो बोलता है कि अब मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है और तुम डिस्क्वालीफाई होते हो। शिकी अपने मन में सोचता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा बात क्या कर रहा है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। शिकी खड़ा होता है और बोलता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। क्या मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूँ? प्लीज मैं अपना सर झुकाता हूँ, मुझे तुम्हारा स्टूडेंट बनना है, मुझे स्ट्रांग बनना है और अपने फादर का बदला लेना है। नहीं तो उसे साफ साफ मना कर देता है और बोलता है तुम लड़ाई में अपने दिमाग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हो। ना तो तुम अपने ब्लड को कंट्रोल कर पाते हो और ना ही अपने दिमाग का। और इन्हीं सभी बातों से मैं इस पॉइंट पर आया हूँ कि तुम यूजलेस हो। नाइतो से अपनी इतनी सारी बेइज्जती करवा कर शिकी को बस गुस्सा ही आ रहा होता है। नाइतो बोलता है कि अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ से हटाने का। इसके बाद हम देख रहे हैं कि नाइतो के हाथ में एक रिंग होती है। वो उससे अपने थंब को काट लेता है और उसमें से ब्लड निकलता है, जिससे वो अपनी ब्लड डीमन आर्ट की टेक्निक यूज करता है। ये देखकर शिकी भागने लगता है, लेकिन वो भागता नहीं है, मुड़कर वापस आता है और साथ ही अपने हाथ को जमीन पर घिसड़ाता हुआ लाता है। या नाइतो का अम्ब्रेला जो कि उसका वेपन है वो अचानक से उसके अल्टीमेट फॉर्म में आ जाता है। नाइतो सोचता है कि अब बस ये देखना है कि ये मेरे ऊपर किस तरह से अटैक करता है। शिकी अचानक से ही जंप करता है और अपने हाथ को एक गन में बदल लेता है, जो देखकर नाइतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और शिकी तुरंत ही अटैक कर देता है। अब शिकी पीछे आ जाता है और वो देखता है कि ये काम कर गया, लेकिन धुआं हटता है और वो देखता है कि नाइतो ने उसके इस अटैक को भी काफी आराम से ही रोक लिया है। नाइतो सोचता है कि ये बस अपना कंट्रोल खोने ही वाला था। तुम यूजलेस हो, ये कहकर नाइतो उसके ऊपर एक बड़ा सा अटैक करने वाला होता है, लेकिन यह शिकी खुद को कंट्रोल कर लेता है, जो देखकर नाइतो भी उस अटैक को रोक लेता है। नाइतो शिकी से पूछता है कि अभी जो तुमने किया आखिर ये कैसे किया? शिकी बोलता है कि अगर तुम्हें इस बात को जानना है तो तुम्हें मुझे पहले अपना स्टूडेंट बनाना होगा। नाइतो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। शिकी बोलता है कि कम से कम झूठ तो मत बोलो। जब मैंने तुम्हें देखा अपने हाथ को काटते हुए तब मुझे एक आइडिया आया। मुझे आइडिया आया कि अगर तुम भी डीमन हो और मैं भी डीमन हूँ तो मैं तुम्हें कॉपी कर सकता हूँ। मैंने बस ये सोचा कि मुझे अपने हाथ से वेपन बनाना है और ये चीज काम कर गई। आखिर ये बात क्या कर रहे हो तुम? नाइतो मन में सोचता है कि उसने जो भी मेरे को बात बताई आखिर इससे वो खुद को कंट्रोल कैसे कर सकता है। इसके जैसे बंदे जो काफी गुस्से वाले होते हैं उन्हें तो काफी दिक्कत होती है खुद के ब्लड को कंट्रोल करने में। लगता है ये बच्चा काफी ज्यादा अलग है। यहाँ शिकी बोलता है कि तुम मुझे जो भी सिखाओगे मैं सब कुछ सीख लूंगा, मैं भी तुम्हें यूजफुल बनकर दिखाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। लेकिन नाइतो फिर से मना कर देता है और अपने उस अम्ब्रेला को एक वेपन में क्रिएट करता है और शिकी पर अटैक कर देता है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक उसके बगल में करा था नाइतो ने। अब नाइतो बोलता है कि मैंने थोड़ा सोचा और मैं इस फैसले पर आया हूँ कि मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुम्हें बहुत जल्दी ही फेलियर बोल दिया। नाइतो शिकी को बताता है कि जिस आइलैंड पर अभी हम लोग हैं उसे कहा जाता है हेल्स डोरस्टेप और इस आइलैंड के भी बीचों बीच ये स्कूल बना हुआ है जिसे कहा जाता है यासुत्सो अकेडमी। इस स्कूल में डीमंस को ट्रेन किया जाता है मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए। नाइतो शिकी को बताता है कि तुम्हें भी ट्रेन किया जाएगा और मैं तुम्हारा होम रूम टीचर हूँ। शिकी नाइतो से एक ही चीज पूछता है क्या मैं ट्रेनिंग कर कर सच में स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? नाइतो काफी आराम से जवाब देते हुए कहता है कि ये तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शिकी कहता है कि अगर मैं इससे स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं इस स्कूल को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब जाके शिकी को रियलाइज होता है कि उसके सर पर कुछ उग आया है। नाइतो से एक्सप्लेन करता है कि ये प्रूफ है कि तुम्हारा डीमन ब्लड एक्टिवेट हो चुका है। अगले सीन में शिकी यहाँ की यूनिफॉर्म पहनकर आ जाता है। नाइतो से बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जो पास हुए हो, बल्कि बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले तुम सबसे वीक हो। अगले सीन में नाइतो और शिकी दोनों ही क्लासरूम के बाहर होते हैं। क्लासरूम के बाहर शिकी ये सोचा होता है कि आखिर वो क्लास में एंट्री कैसे मारे, क्या उसे किसी हीरो की तरह एंटर करना चाहिए। इतना वो सोच ही रहा होता है कि तभी नाइतो से लात मारकर अंदर घुसा देता है। बेचारे की एंट्री तो बिगड़ गई। अब वो देखता है कि क्लासरूम के अंदर तो बहुत कम बच्चे हैं। वो नोटिस करता है कि उसकी नाक से खून आ रहा है, तो वो एक बंदे से टिश्यू मांगता है, जिस पर वो बंदा कहता है कि मुझसे बात मत करो। इस बंदे का नाम होता है जिन और ये भी एक डीमन ही है। शिकी बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड हो। अब उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे सर पर तो
सींग ही नहीं है और उस पर हंसने लगता है। शिकी को लगता है कि इसका अभी ब्लड एक्टिवेट नहीं हुआ है। वो बोलता है कि तुम तो अभी बच्चे हो, जिस पर वो बंदा उस पर हंसता है और बोलता है कि तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। और वो शिकी को अपने हॉर्न भी दिखाता है। लास्ट बेंच पे इकारी नाम का एक लड़का बैठा होता है जो कि जिनसे बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में भी यही सोचते हो। जिन बोलता है तुम इससे अलग नहीं हो। इससे इकारी को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि आजा लड़ ले भाई। तभी हम एक और स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम है सादी नामी। वो बोलती है कि जाओ दोनों लड़ो। तभी एक यूसुर नाम का लड़का कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ। इसके बाद हम एक हुमारी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि शिकी से बोलती है मेरे पास टिश्यू नहीं है। तभी हमें एक और ओकुरु नाम के लड़के को देखते हैं जो कि बोलता है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। अब यहाँ यूसुर नाम का लड़का अपने एक कॉपी का पेज फाड़ता है और शिकी को देते बोलता है कि इसे यूज कर लो। शिकी बोलता है कि अगर मैंने इसे नाक में डाला ना तो ये और दर्द करेगा। शिकी अब जिनकी डेस्क से बैठ जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो। तभी अचानक से नाइतो इन दोनों के पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर खेलने नहीं आए हो। दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं कि नाइतो अचानक से इनके पीछे कैसे आ गया। शिकी बोलता है कि मैं इसके साथ नहीं बैठ सकता, ये बहुत रूड है। अब नाइतो सामने आकर सबको बोलता है कि आज मुझे तुम्हें स्कूल रूल्स बताने थे, लेकिन आज हम कुछ और करेंगे। आज हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे और यहाँ तुम सब जितने भी बैठे हो सबके सब डीमन हो। नाइतो सबको बाहर ले जाता है और बताता है कि ये है शिनरा फॉरेस्ट और तुम सबके पास सिर्फ 1 घंटा है स्कूल तक पहुँचने के लिए। गेम सिंपल है, तुम्हें स्कूल तक जाना है और मुझसे बचना है, मैं तुम्हें पकड़ूंगा। शिकी कहता है कि ये तो एक नॉर्मल गेम है, जिस पर नाइतो कहता है कि ये नॉर्मल नहीं है। अगर तुम लोग टाइम से स्कूल नहीं पहुंचे तो तुम लोग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब बोलो क्या ये तुम्हें सिंपल गेम लगता है। सबके होश उड़ जाते हैं। नाइतो कहता है कि ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो इस ट्रेनिंग में पास होंगे वही लोग मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेन किए जाएंगे। नाइतो यहाँ पर कहता है कि इस गेम में मैं अपना ब्लड डिमन आर्ट यूज नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोग कर सकते हो। लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी ब्लड डिमन आर्ट यूज करते वक्त अपना कंट्रोल खोया तो उस टाइम पर मुझे अपना ब्लड डिमन आर्ट यूज करना होगा। जिन नाइतो से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें ऐसे ही हरा दोगे। नाइतो कहता है कि अगर तुम इसमें पास हो गए तो तुम्हें डायरेक्टली ग्रेजुएट कर दिया जाएगा। शिकी बोलता है कि मैं अपनी जीत जान लगा दूंगा इसमें पास होने के लिए। तभी नाइतो इन्हें 2 बॉल जैसी चीजें दिखाकर बोलता है कि अगर तुम लोग को अपने गोल तक पहुंचना है तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी और फिर वो उन्हें हवा में फेंक देता है। अब वो अपने टोटल 7 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। पहले ग्रुप में होते हैं उमारे, शिकी और जिन, दूसरे में इकारी और यूसीबे और तीसरे में रोकुरो और सादा नामी। साथ ही वो सबसे कहता है कि तुम लोग 15 मिनट पहले जाओगे और मैं तुम्हारे 15 मिनट बाद आऊंगा। तभी शिकी बोलता है कि मैं जिन के साथ टीम अप नहीं कर सकता। नाइतो बोलता है इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। ये सुनकर शिकी की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद उमारे यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, लेकिन ये तुम शिकी का रिएक्शन देखो और वो सोच रहा है कि वो बचपन से ही लड़ाइयाँ करता रहता था, लेकिन यहाँ ये लड़की इसे अपना इंट्रोडक्शन दे रही है जबकि कोई तो इससे बात भी नहीं करती थी। ऐसा देख शिकी काफी जोश जोश में बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद उमारे जिनको भी अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन वो बंदा तो कुछ बोलता ही नहीं है। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर उमारे रोने ही लग जाती है। तब शिकी बोलता है कि ओए मास्क वाले लड़के, देख तूने उसे रुला दिया। अब शिकी उमारे से कहता है कि तुम रोकर अपने ब्यूटीफुल चेहरे को खराब मत करो, तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। और ये सुनकर उमारे एकदम ब्लश करने लग जाती है। शिकी उमारे से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर गेम को कंप्लीट कर लेंगे। और फिर वो जिन से बोलता है कि अब तुझे ये गेम अकेले ही खेलना होगा। ये सुनकर जिन उससे कहता है कि हर 5 सेकंड में क्या तुम्हारा मेरे से बात करना जरूरी है? क्या तुम्हें मेरा अटेंशन चाहिए? चाहे जो भी हो, कुछ देर बाद तुम स्कूल से बाहर ही हो जाओगे। अच्छा यही होगा कि तुम अभी इस गेम को यहीं छोड़ दो और स्कूल से चले जाओ। तब शिकी उसे बताता है कि मेरे पास एक गोल है जिस वजह से मैं गिव अप तो नहीं कर सकता। लेकिन जिन इस पे भी बोलता है कि जरूर वो भी कोई फालतू बकवास ही होगी। और ये सुनकर शिकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, हम उसकी आंखों से ही देख सकते हैं। अब नहीं तो गेम स्टार्ट कर दिया है और सबसे पहले ग्रुप ए अंदर जाता है, जिसमें सबसे पहले जिन जाता है, उसके पीछे शिकी भागता है और फिर उमारे अंदर जाती है। हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से भाग रहा होता है और बस नाइतो की बात को ही सोच रहा होता है, जहाँ नाइतो ने उससे कहा था कि जिन अगर उस पर एक भी अटैक कर देगा तो वो उसे इमीडिएटली ग्रेजुएट कर देगा। अब जिन ये सोचता है कि यही उसके पास चांस है, अगर वो जल्दी से ग्रेजुएट हो पाएगा तो अपनी पसंदीदा स्क्वाड में जा पाएगा और उससे मिल पाएगा। यहाँ जिन किसकी बात कर रहा होता है, तभी उसके पीछे हम शिकी को देखते हैं। शिकी उसे रोकता है और बोलता है तुमने मेरे गोल को बेकार क्यों कहा, अपनी बात को वापस लो और मुझसे माफी मांगो। तभी जिन अपना मास्क नीचे करता है, हम देखते हैं कि उसका चेहरा फटा होता है और उसपे काफी स्टैचेस लगे होते हैं और वो बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही बॉल्स हैं तो इसलिए हमें फाइट करनी होगी। तब शिकी बोलता है कि तुम अपने पुराने घाव क्यों दिखा रहे हो, ये काम तो कमजोर लोग करते हैं। जिस पर जिन बोलता है ऐसी बात है, अगर तुम मुझ जैसे कमजोर से हार जाओगी तो तुम क्या कहलाओगी, एक कचरा। अब जिन अपने हाथ पर स्टैचेस को हटाता है और वहाँ से अपने ब्लड को निकाल कर अपने ब्लड मैनिपुलेशन को इस्तेमाल कर एक वेपन क्रिएट कर लेता है। ये देखकर शिकी हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुमने इस चीज को ऐसे करा जैसे ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात ना हो। जिस पर जिन बोलता है अच्छा तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ये सुनकर शिकी को उस पर
गुस्सा आ जाता है। जिन बोलता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से भाग सकते हो। ये सुनकर शीकी कहता है कि अगर वो अभी यहाँ से भाग गया तो अपने पापा का बदला नहीं ले पाएगा। जिन बोलता है तो तुम यहाँ पर अपने पापा का बदला लेने आए हो, इसका मतलब ये है कि हम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे और मैंने ये चीज तुमसे कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी। शीकी ऐसा बोलता है। शीकी भी अपना ब्लड निकालकर ब्लड मैनिपुलेशन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन उससे ये होता ही नहीं है। तब जिन बोलता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो सब पॉइंटलेस है, तुम्हारी ही तरह। शीकी जिनको देखकर हैरान होता है। वो सोचता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। उसे बस इसी बात पर गुस्सा आया जा रहा होता है, लेकिन अब वो बिना ब्लड टेक्निक के ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। तभी शीकी देखता है कि जिस लकड़ी से वो लड़ रहा था वो तो टूट चुकी है। अगले सीन में उमारे को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों को ही ढूंढ रही होती है। तभी उसको इन दोनों के लड़ने की आवाज आ जाती है। वो उस तरफ जाती है लेकिन एक लकड़ी से टकराकर नीचे गिर जाती है। उमारे खुद को काफी ज्यादा यूजलेस समझ रही होती है और सोचती है कि उसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि शीकी ने कहा था कि वो दोनों मिलकर इस गेम को जीतेंगे। लेकिन साथ ही वो थोड़ी दुखी भी हो जाती है क्योंकि उसे हर बार किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। अब उमारे उसी डायरेक्शन में जाने लगती है जहाँ पर ये दोनों लड़ रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उससे थोड़ी ही दूर पर एक बॉल पड़ी थी। ग्रुप 2 को भी इनकी आवाज आ रही होती है। तभी उन्हें लगता है कि उन्हें भी वहाँ जाना चाहिए, पर तभी यूसुरु वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि अभी उनकी बारी नहीं आई है। अगले सीन हम जिनको देखते हैं जो कि शीकी पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन शीकी उसके अटैक से बच जाता है। शीकी जिन को पंच मारने वाला होता है लेकिन जिन अटैक को डॉज कर उल्टा उसको ही पंच मार देता है। शीकी को ये समझ आ जाता है कि जिन उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो उसके हर अटैक को आराम से डॉज कर ले रहा था। शीकी ये भी समझ जाता है कि जिनकी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक उसकी टेक्निक से काफी अलग है। शीकी को अब तक कंट्रोल का मतलब समझ नहीं आया। तभी जिन उसके पास आकर उसे एक पंच मार देता है। शीकी नीचे गिर जाता है और यही सोचता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन जाने लगता है और बोलता है मुझे तो अपनी ब्लड टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं करा तुम्हें हराने के लिए। तभी शीकी दोबारा से खड़ा हो जाता है। अब जिन गुस्से में अपने ब्लड टेक्निक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वह उमारे आ जाती है और शीकी देखता है कि वो अटैक उसको लगने वाला है, लेकिन टाइम रहते शीकी उमारे को बचा लेता है। उमारे देखती है कि शीकी को चोट लग चुकी है और उसके खून भी आ रहा है। यहाँ जिन बोलता है कि अगर तुम इस अटैक से डर चुके हो तो तुम ज्यादा लंबा नहीं टिक पाओगे। शीकी बोलता है कि अब तुम मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। यहाँ पीछे उमारे बार बार शीकी से माफी ही मांगी जा रही होती है। उमारे बोलती है कि ये सारी मेरी गलती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, लेकिन शीकी बोलता है कि ये सारी गलती उस जिन की है। पर तभी वो देखता है कि उमारे अपने ब्लड से एक बहुत बड़ा सा क्रीचर क्रिएट कर चुकी है। यहाँ जिन बोलता है कि मुझे पता है कि डीमंस के पास ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज्यादा ब्लड होता है, लेकिन इतना ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब वो दोनों उमारे को देखते हैं। उमारे की आंखें लाल हो चुकी होती हैं। उमारे बोलती है तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना ये तुम्हें मार डालेगी। इसके बाद नाइटो को दिखाया जाता है जो कि बस एक ही जगह खड़ा होता है। तभी वहाँ प्रिंसिपल आती है और बोलती है आज तो स्कूल ओरिएंटेशन डे था ना, और तुमने उन बच्चों के स्कूल के पहले ही दिन इतना भयंकर टास्क दे दिया। जिस पर नाइटो बोलता है कि ट्रेनिंग कराना मुझे ज्यादा बेहतर लगता है, फालतू बकवास से। तो प्रिंसिपल बताती है कि हर साल काफी सारे डीमंस मारे जाते हैं और कुछ तो बस इस वजह से मारे जाते हैं क्योंकि वो उनसे रिलेटेड होते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि उन सभी डीमंस को एक अच्छी जगह मिले। नाइटो बोलता है कि अच्छी जगह जैसा कुछ नहीं होता, अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। ये बात सुनकर प्रिंसिपल उसे काफी अच्छा बताती है और बोलती है कि तुम्हें इन बच्चों को भी स्ट्रांग बनाना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस बड़ी सी क्रीचर ने शीकी और जिन पर अटैक कर दिया है और यहाँ जिन भी काउंटर अटैक कर रहा होता है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। शीकी उमारे से पूछता है कि क्या तुम इस चीज को रोक नहीं सकती, लेकिन यहाँ उमारे की आंखों से खून निकल रहा होता है। वो शीकी से बस माफी मांगती है और ऐसे ही बेहोश हो जाती है। शीकी उमारे को उस चीज से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो चीज असल में उमारे को प्रोटेक्ट कर रही है। ये देखकर जिन सोचता है कि क्या ये ब्लड टेक्निक खुद से सोच भी सकती है। अब वो बड़ा सा क्रीचर अपने मुंह से काफी सारा ब्लड निकाल कर इन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन दोनों ही बच जाते हैं। उमारे उठ जाती है और वो उस चीज को रुकने के लिए बोलती है और साथ ही वो उसे अपनी बहन कहकर बुलाती है। शीकी उमारे को देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकता। अब वो क्रीचर काफी जोर से चिल्लाता है जिसकी आवाज बाहर तक सुनाई देती है। नाइटो भी इस क्रीचर को देख लेता है और बोलता है तो ये है उमारे का ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक। शीकी दोबारा से अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। नहीं तो जो दूर से ये सब देख रहा होता है मन में बोलता है अब ये चीज काम नहीं करने वाली, पिछली बार तुम्हारा वो बस लक था। शीकी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है वो आज तक भी लड़ाई नहीं आ रहा और वो रोने लगता है और सोचता है कि कमजोर होना सच में काफी ज्यादा ही बेकार है। जिन उसे रोते हुए देख लेता है और बोलता है कि अगर तुम्हें रोना ही है तो कहीं और जाकर रो। शीकी बोलता है कि मैं रो नहीं रहा था। अब जिन आगे बढ़ता है और अपने ब्लड मैनिपुलेशन
टेक्निक का इस्तेमाल कर कर 2 ब्लेड्स, एक आरी और एक चैन शॉप बना लेता है। नाइटो ये सब देख रहा होता है और बोलता है कि एक ही टाइम पर 2 अलग अलग वेपन बनाना है, इसके लिए काफी ज्यादा कंट्रोल चाहिए होता है। जिन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस क्रीचर की गर्दन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो चूक जाता है। दूसरा शीकी भी अपनी ब्लड टेक्निक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन अब वो समझ जाता है जिन जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है वो चीजों को काटने के लिए वेपन बनाती है और उमारे ने इस बड़े से क्रीचर को बनाया है। और वो याद करता है कि उसने सबसे पहले एक गन बनाई थी। अब जिनको भी यहाँ पर लड़ने में काफी दिक्कत आ रही होती है। नहीं तो ये समझ जाता है और वो लड़ाई के बीच में कूदने वाला होता है। तब यहाँ शीकी को दिखाया जाता है जो कि अपना वेपन क्रिएट कर लेता है और नहीं तो शीकी को देखकर बोलता है तो फाइनली इसने पता लगा ही लिया। शीकी अपने वेपन के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। शीकी अटैक करता है और उसके एक ही अटैक में वो चीज यहाँ पर पूरी खत्म हो जाती है। जिन तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और नाइटो भी थोड़ा हैरान होता है ये देखकर। इस बड़ी सी चीजें खत्म होते ही हमारे बेहोश हो जाती है। जिन एक बात नोटिस करता है कि शीकी ने यहाँ पर उस बड़ी सी क्रीचर को मारा ही नहीं बल्कि यहाँ का वेदर भी चेंज कर दिया। शीकी अब हमारे के पास जा रहा ही होता है कि तभी वो भी धीरे धीरे वीक होने लगता है और नीचे गिर जाता है। तभी नाइटो उसके पास आता है और उसे बताता है कि तुमने अभी अपने ब्लड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए तुम इतना वीक फील कर रहे हो। नाइटो को गलत साबित करने के लिए शीकी उठने की कोशिश करता है लेकिन दोबारा गिर जाता है। नाइटो शीकी से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही अपने ब्लड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आगे काफी दिक्कत आ सकती है। लेकिन नाइटो ये जानता था कि शीकी की पावर बहुत ज्यादा कमाल की है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब शीकी नाइटो से कहता है कि तुम पहले जाके हमारे को देखो, मुझे तो बाद में भी देख सकते हो। नाइटो इसके लिए हाँ बोलता है और मन में सोचता है इतनी खराब हालत होने के बावजूद शीकी दूसरों के बारे में सोच रहा है। लेकिन तभी नाइटो के पीछे जिन आ जाता है और वो अचानक से उस पर अटैक करता है लेकिन नाइटो उसके अटैक को रोक लेता है। जिन बोलता है कि मैं आखिर इन दोनों की चिंता क्यों करूं। इस पर नाइटो बोलता है अगर सोचो अगर हमारे को किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तब क्या करोगे। बदले में जिन बोलता है कि मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन नाइटो अब बोलता है कि वैसे तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करता हूँ लेकिन मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जिन या नाइटो से पूछता है क्या सच में अगर मैं तुम पर एक बार भी अटैक कर दूंगा तो मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा और अपनी मन पसंदीदा टीम में जा सकता हूँ। नाइटो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा और जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं अपने ब्लड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सुन जिन दोबारा से नाइटो पर अटैक कर देता है लेकिन वो काफी आराम से बच जाता है। इसके बाद तो जिन लगातार एक के बाद एक लगातार नाइटो पर अटैक करता रहता है लेकिन नाइटो को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। नाइटो कहता है कि ऐसे तो तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे और मेरे हाथ में जो अम्ब्रेला है बस दिखाने के लिए ही नहीं है। तभी नाइटो उस अम्ब्रेला का एक बटन दबाता है और यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। जिनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। नाइटो बोलता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें पॉइजन नहीं है। अब जिन सोचता है कि नाइटो इसके पीछे छुप रहा है लेकिन जैसे वो मेरे सामने आएगा मैं उसको बीच में से फाड़ दूंगा। लेकिन नाइटो जिन के ऊपर रबर बॉल से अटैक करता है। जिन पेड़ के पीछे छुप जाता है। या नाइटो सोचता है कि जिन क्लोज कॉम्बैट में काफी अच्छा है तो मुझे उससे लॉन्ग रेंज फाइट लेनी पड़ेगी। जिन ये बात समझ जाता है इसलिए जिन अपने ब्लड मैनिपुलेशन से न्यू वेपन क्रिएट करता है और एक लॉन्ग रेंज अटैक कर देता है। और अब नाइटो को समझ आता है कि जिन लॉन्ग रेंज फाइट भी लड़ सकता है। अब जिन लगातार नाइटो पर अटैक करने लग जाता है लेकिन नाइटो काफी आराम से उनसे बच जाता है। लेकिन तभी जिन उसके पीछे आ जाता है पर इस बार भी नाइटो स्मोक कर कर खुद को बचा लेता है। और अब जिन को कुछ भी दिखाई नहीं देता और तभी नाइटो धुएं में से बाहर आता है और एक पंच सीधा जिन के बैक पे मारता है। इस पंच के लगते ही जिन बहुत दूर जाकर गिरता है। यहाँ नाइटो जिन को उसकी गलतियां बताने लगता है। पहला ये कि तुम अपने राइट हैंड का ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो इसलिए तुम पर अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम इंजर्ड होने के बावजूद भी अपने सामने वाले एनिमी को हरा सकते हो तो उससे पहले तुम्हें सामने वाले के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। अब नाइटो मिराला से जिन को वहीं पर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुमने अपने ब्लड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है और अब तुम इससे बाहर नहीं आ सकते। और एक आखिरी बात, अगर ये जेल फाइट होती तो अब तक तुम मर चुके होते। जिन अम्ब्रेला से निकलने की काफी कोशिश करता है लेकिन नहीं निकल पाता। तब नाइटो कहता है कि मुझे मालूम है तुम अपने फादर को देखना चाहते हो, तुम्हारे फादर एक मोमोतारो हैं। ये बात सुनकर शीकी हैरान हो जाता है कि जिनके फादर भी एक मोमोतारो हैं। जिन बताता है कि हाँ मेरे फादर एक मोमोतारो हैं और उन्होंने ही मेरी फैमिली को मुझसे छीन लिया। वो बताता है कि मेरी बॉडी पे ये जितने भी तुम्हें निशान दिख रहे हैं ये सभी मेरे फादर की देन है। मैंने अपना बचपन जिया नहीं है, बहुत मुश्किल से काटा है और अब बस मैं एक ही चीज के लिए जी रहा हूँ और वो है मेरे फादर को मारने के लिए। जिन अब काफी कोशिश करता है और वो अम्ब्रेला से बाहर भी आ जाता है लेकिन नाइटो जरा भी देर नहीं करता और उसका मुंह पकड़कर उसे वापस से जमीन में घुसा देता है। और नाइटो बोलता है अपने गोल को अचीव करने के लिए अगर तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़े तो वो गोल मीनिंगलेस है, तुम्हें अपने गोल के लिए जीना चाहिए। जिन अब नाइटो किसी को कॉल कर कर नर्स को बुलाता है और बताता है कि हमारे गेम से बाहर हो चुकी है। साथ ही उसने जिन को पकड़ लिया है और रस्सी से बांध दिया है और अब बचा है शीकी। शीकी खड़ा होता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ। नाइटो बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और एक और बात, मेरे को रास्ते में ये बॉल पड़ी मिली। नाइटो के हाथ में बॉल देखकर शीकी बोलता है ये तो गलत है, इसके हाथ में ये बॉल नहीं होनी चाहिए। नाइटो कहता है कि अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो दूसरी बॉल को ढूंढो या इस बॉल को मेरे से छीनो। शीकी बिना सोचे
पीछे मुड़ता है और यहाँ से भागने लग जाता है। और नाइटो बोलता है अच्छा तो ये भाग गया। वो भी उसका पीछा करने लगता है और यहाँ जिनको ये समझ आ जाता है कि वो यहाँ से निकल नहीं सकता। तभी थोड़ी देर बाद वो देखता है कि झाड़ियों में से शिकी बाहर आ रहा है और शिकी उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरी भी मदद करनी होगी। शिकी बोलता है कि मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं अकेले तो नाइटो को बिल्कुल भी नहीं रह सकता और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी करना। जिन मना कर देता है और उससे बोलता है कि तुमसे मदद लेना मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। शिकी बोलता है तुम बहुत अजीब हो, मुझे ये बताओ तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा गोल या तुम्हारी प्राइड। सच बताऊं तो मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, लेकिन अपने गोल के लिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और तुमसे मदद मांग भी रहा हूँ। जिन कहता है कि मेरे गोल से तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तब शिकी बताता है कि उसके फादर भी एक मोमोतारो थे और वो दोबारा से उससे मदद मांगने लग जाता है। यहाँ नाइटो शिकी को जंगल में ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन तभी अचानक से उसे शिकी भागता हुआ दिखता है। अब नाइटो शिकी के सामने आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम वापस से स्कूल जा रहे हो? तुम्हें पता है ना अगर बिना बोल के जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन तभी हम उसके ऊपर जिन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि जिन ने मदद के लिए हाँ बोल दी थी, लेकिन जिन ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा बल्कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। यहाँ जिन नाइटो पर अटैक करता है लेकिन वो उससे बच जाता है। लेकिन फिर नाइटो देखता है कि जिन ने तो उसे रस्सी से पकड़ लिया है और ये वही रस्सी है जिससे नाइटो ने जिन को बांधा था। और अब ये दोनों ही उसको पकड़ लेते हैं और अपनी तरफ खींचने लगते हैं। शिकी मौका देखकर बॉल पर झपटता है और बॉल नीचे गिर जाती है। नाइटो सोचता है कि इन दोनों के पास 3 मिनट है और यहाँ सिर्फ एक ही बॉल है और एक ही बॉल को लेकर भाग पाएगा और दूसरा उसका पीछा करेगा और तब ये दोनों लड़ेंगे और तभी मैं इनसे वो बॉल छीन लूंगा। लेकिन तभी शिकी खुद ही जिन से बोलता है कि तुम बॉल लो और यहाँ से स्कूल की तरफ भागो। जिन यहाँ से भागने लगता है और यहाँ शिकी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उन्होंने नाइटो से बॉल छीन ली और अब वो लोग जीत भी जाएंगे। तब नाइटो से दोबारा से बताता है कि अगर सिर्फ वो बॉल लेकर वहाँ पहुंचा तो सिर्फ वही जीतेगा ना कि तुम। और ये सुनकर शिकी बहुत ज्यादा सदमे में चला जाता है क्योंकि वो ये बात भूल ही गया था। रास्ते में हम जिन को देखते हैं जो कि सोचता है कि अभी अभी मेरी मदद शिकी ने करी लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो मेरी मदद करे और वो वापस भागने लगता है लेकिन शिकी की तरफ। शिकी और नाइटो देखकर हैरान होते हैं। शिकी बोलता है कि तुम मेरे पास वापस क्यों आ रहे हो? तब जिन बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ऊपर किसी भी तरह का एहसान करो। तब एक अजीब सा छोटा सा क्रीचर इनके बीच में आता है। नाइटो बताता है कि इसका नाम है मुको और ये बहुत तेज भागता है और इसका मेन काम है इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना। नाइटो को उस क्रीचर से पता चलता है कि क्योटो ब्रांच की जो एजेंसी है उनको मदद चाहिए क्योंकि मोमोतारो एजेंसी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है और अब उनको बैकअप चाहिए। रास्ते में चारों वापस आ रहे होते हैं। नाइटो उनसे बोलता है कि हुमारे ने अपना ब्लड कुछ ज्यादा यूज कर लिया था इसीलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा है। नाइटो सबको बताता है कि तुम्हारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और अब ये सभी लोग जाने वाले हैं क्योटो की तरफ। अगले सीन में ये लोग सभी शिप पर होते हैं। यहाँ शिकी अपने होंस को छुपाने की कोशिश करता है और वो ऐसा कर भी लेता है। शिकी इकारी को दिखाता है कि मैंने ये कर लिया लेकिन शिकारी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। इकारी बोलता है कि ये फालतू काम तो हर कोई कर सकता है यहाँ पर और अब इन दोनों में यहाँ पर बहस हो जाती है। यहाँ यूरुसुबे नाइटो से पूछता है क्या हम सच में वहाँ जा रहे हैं जहाँ मोमोतारो एजेंसी ने अटैक किया है? नाइटो बोलता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि जो बाकी सारी क्लासेस हैं वो फील्ड वर्क पर है और याद रखो हम वहाँ बस सपोर्ट करने जा रहे हैं ना कि लड़ने। शिकी बोलता है क्या सच में हम वहाँ पर लड़ने नहीं जा रहे हैं? यूसुरुबे कहता है कि सपोर्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। किरियामो नाइटो से पूछता है कि क्या हम सच में वहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं तो हमारा काम क्या होगा वहाँ पर? तो ये नाइटो सबको एक्सप्लेन करता है कि डीमन एजेंसी का असल में वर्क होता क्या है। पहले नंबर पर आते हैं बैटल यूनिट्स जो कि मोमोतारो एजेंसी से फाइट करते हैं। दूसरा है सपोर्ट यूनिट्स। सपोर्ट यूनिट्स उन डीमन को बचाते हैं जो कि लोगों के बीच में छुपे होते हैं और वो डीमंस आर्म डॉक्टर्स के पास नहीं जाते और इसीलिए सपोर्ट यूनिट्स उनकी मदद करते हैं। और अभी हम सभी लोग सपोर्ट यूनिट की तरफ ही जा रहे हैं। शिकी सोचता है कि अगर उसे क्योटो में सामिनारे मिल गया तो। तभी नाइटो शिकी से कहता है कि तुम जिस मोमोतारो को ढूंढ रहे हो वो क्योटो में नहीं है। मोमोतारो एजेंसी की तरह ही डीमन एजेंसी की भी ब्रांचेस हैं। यूसुरुबे नाइटो से पूछता है कि क्योटो में आखिर किस लेवल के मोमोतारोस रहते हैं। नाइटो बताता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल की।